नमस्कार फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब एंड नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों ने जैसा कि देखा होगा कि पुर्तगालियों के क्रम में हमने मॉडर्न हिस्ट्री के इतिहास की शुरुआत किया था और यहाँ पर एक एक प्रश्न का सारगर्भिक विश्लेषण आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। वो इस कॉन्टेक्स्ट में किया जा रहा है ताकि आप उसे आसानी से समझ सकें और किस प्रकार से उसे एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट करना है, उन समस्त चीज़ों को आप आसानी से ग्रहण कर लें और ग्रहण करते हुए उसे एग्ज़ाम हॉल तक लेके जाने में आप सक्षम हो जाएं। उस आधार पर मैं पूरी प्रक्रिया का आपके समक्ष डिस्कशन कर रहा हूँ। दोस्तों, हमने आपको पूरा इतिहास समझाया था कि भारत में किस प्रकार से अंग्रेज़ों का अर्थात यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन प्रवेश होता है, क्यों होता है। यूरोप में पुनर्जागरण का प्रभाव पूरे विश्व में जलमार्गों की नवीन खोज की जाने लगी। अगर ऑटोमन तुर्कों द्वारा पूर्वी रोमन साम्राज्य पर अटैक, इसीलिए कहावत कही जाती है, मिस्र रोमा सब मिट गए। मिस्र की सभ्यता मिट गई, रोम की सभ्यता भी समाप्त हो गई। यही रोम है जिसने अपने सभ्यता को विनष्ट कर दिया। और रोम की सभ्यता के विनष्ट कारण कौन था? ऑटोमन तुर्क। ऑटोमन तुर्क ने अपनी इस्तांबुल राजधानी अब बनाया हुआ है, जो उस समय कस्तंतुनिया हुआ करता था। सारा डिटेलिंग मैंने आपको करा दिया है। आज दोस्तों, पुर्तगालियों के इस क्रम में अंतिम वीडियो आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, इसलिए ध्यान से टॉपिक्स को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, एक बार पुर्तगालियों के क्रम को मैं बात बताऊं आपको, तो मैंने आपको बताया था कि पुर्तगालियों में सबसे पहले पेड्रो अल्वारेज कैब्राल आया। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल तक कोई इम्पोर्टेंस नहीं था, लेकिन मैंने इससे भी पहले आपको समझाया था कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के मालाबार तट पर केरल के कालीकट में सबसे पहली बार पहुंचा था, जहां से काली मिर्च और मसालों का व्यापार करके अपने राष्ट्र पुर्तगाल में पुर्तगीज़ में लेके गया हुआ था। इन सारे कॉन्टेक्स्टों पर मैंने चर्चा कर रखी थी। एक बार प्लीज़ पीछे की वीडियो आप लोग देख के आइएगा। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से अल्बुकर्क तक चर्चा कर चुका था कि अल्बुकर्क किस प्रकार से भारत में ईसाईकरण की पॉलिसी को आगे बढ़ाता है और भारतीय स्त्रियों से पुर्तगालियों को शादी करने के लिए प्रेरित करता है। वही वो अल्बुकर्क है। इसके बाद दोस्तों, एक अगला गवर्नर बन के आता है नीनो डी कुन्हा, जो आपके समक्ष 1529 से 1538 तक रहेगा। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं अभी भी आपसे बता दूं कि इस चीज़ का कोई भी इम्पोर्टेंस आपके एग्ज़ाम में अब नहीं होगा। जितने गवर्नर मैंने पढ़ाए, इससे बाहर कोई प्रश्न आने की संभावना नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत फैक्चुअल टॉपिक है। लेकिन इस फैक्चुअल टॉपिक को भी हम लोग एक कहानी बना करके पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि किसी तरह से कोई याद करने में समस्या क्रिएट ना हो। तो दोस्तों देखो, नीनो डी कुन्हा जब पुर्तगाली वायसराय बन के आता है, तो इसके पहले मैंने आपको बताया था कि अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन चुका था। और मैंने आपसे बताया था कि जिस गोवा को अल्बुकर्क ने छीना, वह गोवा भारत के अंतिम समय तक पुर्तगालियों के हाथ में ही रहा और 1961 में पुर्तगालियों ने इसको छोड़ करके भारत से चले गए। बहुत मजबूरी में, बहुत ज़बरदस्ती करने के बाद वह गोवा छोड़ करके गया। तो ये सारे पैटर्न्स को मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका था। दोस्तों, नीनो डी कुन्हा जब आएगा, तो इसके पहले जो राजधानी कोचीन हुआ करती थी, कोचीन मैंने समझाया था क्यों हुआ था, अल्बुकर्क के द्वारा बनाया गया था,
क्योंकि दोस्तों मसालों पर व्यापार, मसालों के व्यापार पर कंट्रोल करना था। तो समुद्र के मार्ग पर हार्मुज स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट जैसे जल संधियों पर कंट्रोल स्थापित कर करके और ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस डी अल्मेडा ने लागू कर दिया था। और उसी ब्लू वाटर पॉलिसी का उद्देश्य क्या था? इसको कैच करना, पकड़ के रखना। बात समझ में आ चुकी होगी आपको। दोस्तों नीनो डी कुन्हा ने अपनी राजधानी सिर्फ गोवा बनाया। सिर्फ इसको इतना ही कॉन्टेक्स्ट में याद रखना आपके लिए आवश्यक होगा कि गोवा राजधानी किसने स्थानांतरित किया? नीनो डी कुन्हा ने। दोस्तों पुर्तगालियों के संदर्भ में एक विशेष प्रचलित मुद्दा रहा मुंबई का। उस मुंबई के इतिहास को आज थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से मुंबई पुर्तगालियों को प्राप्त हुआ था, लेकिन वह मुंबई किस प्रकार से अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया और डॉरी सिस्टम का योगदान था, दहेज प्रथा का। दोस्तों जैसा कि हम लोग मानते हैं कि दहेज प्रथा सिर्फ भारतीय परिदृश्यों में ही परिलक्षित होता है, लेकिन यह दहेज, आप खुद सोचो, जब यूरोप में पुनर्जागरण की परिघटना घटने के बाद नई नई चेतना और नए नए विचारों का उद्भव हो रहा था, इस नवीन चेतना में भी एक चेतना दहेज प्रथा भी उन लोगों के समक्ष थी। तो यह नई चेतना कैसे हो सकती है? इसलिए मुंबई के इतिहास को समझने से पहले हम यह समझेंगे कि यह मुंबई किस प्रकार से अंग्रेज़ों को मिला और यह मुंबई किस प्रकार से पुर्तगालियों को मिला। तो दोस्तों मैं आपसे रियलिटी में बता दूं कि यह मुंबई पुर्तगालियों को पहले से प्राप्त हो गया था, क्योंकि मेरे दोस्तों उस समय गुजरात के अंतर्गत ही मुंबई हुआ करता था। और पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन, देखो दोस्तों, यह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन, याद रखिएगा कि शादी जब ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ होती है तो याद रखिए ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हो रहा है। और अल्बुकर्क ने जिस प्रकार से भारतीय स्त्रियों से पुर्तगालियों को शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया, तो दोस्तों उससे एक स्टेप आगे अंग्रेज चले गए। बोला कि जब तुम भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए भारतीय स्त्रियों से यूरोप में अवस्थित पुर्तगालियों को आप शादी करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो, तो हम अपने साम्राज्य का विस्तार इस यूरोप के अंतर्गत हम शादी करेंगे, लेकिन दहेज प्राप्त कहाँ करेंगे? जहाँ पर तुम विद्यमान है, जहाँ पर तुम वर्तमान समय में अपनी अवस्थिति को प्रकाशमान कर रखा है। इसलिए दोस्तों याद रखिएगा, जब पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन की शादी ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ होती है तो 1661 में पुर्तगालियों ने मुंबई को दहेज में दे दिया। हम आगे समझाएंगे कि किस प्रकार से कोलकाता, सुल्तानाती और गोविंदपुर को मिला करके कोलकाता का निर्माण किया जाएगा और किस प्रकार से बम्बई की स्थापना की जाएगी। लेकिन अभी बम्बई के बारे में हम लोग समझते हैं इतना कि जब पुर्तगालियों ने अंग्रेज़ों को जब दहेज में दे दिया, तो दोस्तों 1687 आते आते इन अंग्रेज़ों ने अपना केंद्र सूरत से हटा करके कहाँ बना दिया? मुंबई में बना दिया। तो दोस्तों आपको ये बात समझ में आएगी कि अभी आगे जब मैं इस कॉन्टेक्स्ट को उठाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि दोस्तों आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुने तो मैं आपको थोड़ा सा बस समझाऊं तो आप अभी इस कॉन्टेक्स्ट को समझिए। जैसे मान लीजिए हमारा इंडिया है, सपोज कर लीजिए, तो दोस्तों इस क्षेत्र में, इस तट पर अंग्रेज़ों का देखो धीरे धीरे मुंबई तो बहुत आसानी से प्राप्त हो गया। सिर्फ शादी, मैंने बोला
कि शादी साम्राज्य विस्तार का सबसे अच्छा माध्यम होता है, जिसमें न तो विरोध न तो द्वेष, किसी तरह की कोई भावना ही नहीं होती है। सब लोग प्रसन्नता के साथ स्वीकार करते हैं। शादी में लोग पहला क्या बनता है, समझ रहे हैं आप, वो भी इंडिया जैसी चीज़ों में शादी का सेंस ही समाजशास्त्र में एक समझौता माना जाता है, सोशियोलॉजी में। तो ये समझौता ही था कि पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन किस प्रकार से ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ विवाह करती हैं, और विवाह एक लोगों का होता है। लेकिन दोस्तों, इस एक के विवाह से ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार इतना बढ़ गया कि अंग्रेजों ने अपनी सूरत में क्या स्थापित कर दिया, केंद्र स्थापित कर दिया। देखो दोस्तों, ये बंगाल था और ये सूरत था और ये मद्रास था। देखो, अंग्रेज एक तरफ से मान लो कि चाणक्य से भी बड़ा उनके पास खोपड़ा था। अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल में अपना कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश किया। उसका रीजन मैं आगे समझाऊंगा। यह जो मद्रास का बेल्ट है, इस मद्रास के बेल्ट में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी कंपनियों के साथ युद्ध किया, और उसी युद्ध का परिणाम था, जहां पांडिचेरी अवस्थित था, कि अंग्रेजों से और फ्रांसीसियों के मध्य 3 कर्नाटक युद्ध हुए इन्हीं क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित करने के लिए। और इधर मुंबई, अब आप खुद सोच लीजिए कि इस पूरे बंगाल की खाड़ी पर कब्जा इनका हो गया, और इधर अरब सागर पर इनका कब्जा स्थापित हो ही चुका था। तो अब आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि जिसकी नौसैनिक क्षमता मजबूत होगी वही भारत को आगे नेतृत्व करने की कोशिश करेगा। और हुआ वही कि अंग्रेज़ों की नौसैनिक क्षमता इतनी मजबूत थी कि अंग्रेज़ों ने भारत पर लॉन्ग टाइम तक भारत को अपना औपनिवेश बना के रखा रहा। अब आप इसी बात को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा दोस्तों, कि मुंबई का इतिहास आपको पता चल गया कि सर मुंबई ऐसे मिला था पुर्तगालियों से ब्रिटिशर्स को। अब आते हैं दोस्तों, कुछ अलग कॉन्टेक्स्टों पर बात करते हैं, और पुर्तगालियों का भारत में क्या योगदान था, इस चीज़ पर थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, पुर्तगालियों का योगदान थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, और पुर्तगालियों के योगदान के उपरांत ही पुर्तगाली टॉपिक पूरी तरह से समाप्ति के कगार पर होगा। देखो दोस्तों, भारत में सबसे पहले पुर्तगालियों ने अगर कोई अच्छा योगदान किया, तो ये प्रश्न आप पेपर उठा के देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया। तो दोस्तों, प्रिंटिंग प्रेस का विकास भारत में सबसे पहले किसने किया, तो पुर्तगालियों ने किया। बात समझ में आ रहा होगा आपको, बोलो मेरे भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों, इन लोगों ने एक महत्वपूर्ण काम यह किया, ध्यान से सुनिएगा, कि पुर्तगालियों ने सब कुछ किया, लेकिन क्या नहीं किया, इस प्रश्न को सबसे ज़्यादा याद रखने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, सूती वस्त्रों का व्यापार इन लोगों ने नहीं किया। बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं हमेशा। पुर्तगालियों ने काली मिर्च मसाला के साथ साथ सिर्फ खाद्य सामग्रियों पर ध्यान दिया, लेकिन डच जब भारत में आएंगे तो वह डच नील सोरा के साथ साथ सूती वस्त्रों पर भी ध्यान देंगे। याद रखिएगा, डचों ने सूती वस्त्र को बढ़ावा दिया, तो पुर्तगालियों ने भारत में अवस्थित काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया। कन्फ्यूजन तो नहीं होगा ना आपको, कि अगर पुर्तगालियों से प्रश्न आएगा तो सर कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, सर क्या किया क्या। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनिए। पुर्तगालियों ने अगला भारत में क्या किया दोस्तों, मैंने इसको जैसे याद किया है, आप भी उसको वैसे ही याद करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखो दोस्तों, इन लोगों ने क्या किया, भारत से व्यापार करना शुरू किया। पहला है मक्का।
फिर है काजू। ये देख रहे हैं आप, सिर्फ खाद्य सामग्रियों पर ध्यान देंगे। मक्का हो गया, काजू हो गया, संतरा हो गया, पपीता हो गया, मक्का, काजू, संतरा, पपीता और तंबाकू और आलू। दोस्तों, आप जब हिंदी का क्लास करते हैं तो आपको वहाँ पढ़ाया जाता है ना कि ये कैसा शब्द है, आलू कैसा शब्द है। दोस्तों, पुर्तगीज का शब्द है। यह सारे शब्द भी आपको पता चल जाएंगे कि सर ये तो पुर्तगाली शब्द हैं, तो आपको किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई। इसलिए आप ध्यान से याद रखिएगा। ये आपको बात समझ में आई? इसको कैसे याद रखेंगे? दोस्तों, मेरी इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। एम से मेज होता है और एम से मक्का होता है। एम कोफ्ता आप याद रख लेंगे तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। कोफ्ता तो आप लोग खूब खाते होंगे। काजू, ऑरेंज, ठीक, पपीता, टोबैको एंड आलू याद हो गया। एम कोफ्ता आपको याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। समझने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश के क्रम में ये समझना कि पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया और प्रिंटिंग प्रेस के साथ ही दोस्तों भारत से मक्का, काजू, संतरा, पपीता, तंबाकू और आलू का निर्यात भारत से बहुत बृहद स्तर पर किया था। मुझे लगता है किसी को भी कोई दिक्कत नहीं दिक्कत हुआ होगा। दोस्तों, आपको मैंने बताया, आप देखो कुछ कॉन्सेप्ट तो बिना सोचे समझे निकल जाने चाहिए आपको। दोस्तों, भारत में पहली बार या पूरे विश्व में पहली बार नवीन भौगोलिक जलमार्गों की खोज का प्रारंभ किसको जाता है? पुर्तगालियों को जाता है। यहीं से सब निकल के आ रहे थे, चाहे मैगलिन हो, चाहे बार्थोलोमा डियाज हो, चाहे कोलंबस हो, कोलंबस तो स्पेन का था, चाहे वास्को डिगामा हो, सारे कहाँ के थे? पुर्तगीज के थे। तो दोस्तों, जब नवीन जलमार्गों की खोज की जाएगी तो उन जलमार्गों के लिए मुझे क्या चाहिए? जहाज। इसलिए याद एक क्या रखना है आपको कि जहाज का निर्माण का श्रेय किसको जाता है? जहाज निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों, वह जहाज निर्माण का श्रेय इन्हीं को जाता है, पुर्तगालियों को ही जाता है। और इसी के तत्पश्चात एक याद रखिएगा, स्थापत्य कला का प्रश्न बड़ा इम्पोर्टेंट है। गोथिक स्थापत्य कला, ये आगे हम जब आर्ट एंड कल्चर जैसे टॉपिक्स पे बात करेंगे तो इन सारे कॉन्टेक्स्ट को उठाएंगे कि गोथिक स्थापत्य कला का भारत में क्या हुआ? प्रारंभ हो गया। मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बहुत सिंपल है कि सर प्रिंटिंग प्रेस का भारत में आरंभ किसने किया? पुर्तगालियों ने किया। मक्का, काजू, ऑरेंज, पोटैटो, तंबाकू और आलू का विकास किसने भारत में किया? तो दोस्तों, पुर्तगालियों ने व्यापार वाणिज्य को प्रारंभ किया। इसी के तत्पश्चात अगर आपसे हिंदी में भी प्रश्न पूछ दिया कि ये कैसे शब्द हैं तो आपको तो पकड़ में आ ही जाएंगे। दोस्तों, इन लोगों ने जहाज निर्माण का कार्यक्रम शुरू किया। जहाज निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग, जहाज निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों, वो पुर्तगालियों को जाता है। और गोथिक स्थापत्य कला का भारत में प्रवेश किसने कराया? तो दोस्तों, पुर्तगालियों ने कराया। अब आते हैं दोस्तों, मुझे लगता है कि ये सब कुछ समझ में बहुत अच्छे से आ चुका होगा, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आइए मेरे दोस्तों, इसके अंतिम इसको भी अब विदा कर देते हैं इस टॉपिक को कि पुर्तगालियों के पतन का कारण क्या था भारत से, क्यों इतने पतन हो गए। तो अच्छे से ध्यान से इस टॉपिक को सुनिएगा, इसको आराम से आप लोग नोट्स बनाइएगा। दोस्तों, किसी प्रकार से कोई भी PDF की रिक्वायरमेंट नहीं होने दूंगा।
इसके बाहर अगर प्रश्न आएगा तो आप लोग मुझसे कमेंट्स के माध्यम से, या मैं आपको कुछ ही दिन में आपको नंबर प्रोवाइड कराऊंगा। आपको किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग अवश्य बताइएगा। प्रिंटिंग प्रेस का विकास पुर्तगालियों ने किया। ठीक है, मक्का, काजू, संतरा, पोटैटो, तंबाकू इत्यादि का विकास भारत में किसने किया? तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि सर पुर्तगालियों ने किया। पुर्तगालियों का पतन कैसे हुआ, आइए इस टॉपिक को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, ताकि अगर जो भी मेरा भाई थोड़ा सा टॉपिक को डेप्थ में जानना चाहता है। रीज़न मेरे दोस्तों ये है, आपको मैं सच बताऊं, देखो दोस्तों, स्टेट पीसीएस का जो भी एग्ज़ाम होता है, और स्टेट, देखो एक बात को ध्यान से सुनना, आईएएस का पुराना क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में झलक दिखला रहा है, और स्टेट पीसीएस का पुराना क्वेश्चन अब आपके इस जो नवीन पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, जैसे आरओ, एआरओ, बीईओ, सुपर टेट इत्यादि में अपने उपलब्धि को या अपने स्थिति को संबोधित करने का काम कर रहा है। अर्थात मेरे कहने का सेंस ये है कि दोस्तों, आप अपने स्टेट पीसीएस का पुराना क्वेश्चन अवश्य प्रिपेयर करिए, क्योंकि वही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में अब बनेंगे। एग्ज़ाम देखो दोस्तों, इतिहास तो बहुत पुराना है, भूगोल बहुत पुराना है, प्रश्न कहाँ से बनेंगे? आयोग कहीं ना कहीं से क्वेश्चन तो रिपीट करा ही देते हैं, तो कराने का उद्देश्य क्या है? जहाँ से कराएंगे उस प्रश्न को एक बार उठा लीजिए। दोस्तों, आप खुद सोचिए कि जिस मैंने प्रिंटिंग प्रेस का विकास पूछा, यह आईएएस में 2005-2006 तक ये प्रश्न आता था, लेकिन अब ये प्रश्न उससे थोड़े से लोअर एग्ज़ाम में आने स्टार्ट हो गए। उससे लोअर एग्ज़ाम में क्या होगा? जो लोअर एग्ज़ाम होगा उससे भी लोअर एग्ज़ाम में वनडे लेवल का एग्ज़ाम इंक्लूड कर दिया जाता है। इसलिए पुराने पैटर्न को, आपको स्टेट पीसीएस के पुराने पैटर्न्स को आपको फॉलो करके ही आगे बढ़ना होगा, और नए पैटर्न पर क्या क्वेश्चन चल रहे हैं उस पैटर्न्स को आपको एनालिसिस करना ही पड़ेगा। आइए दोस्तों, हम बताते हैं कि पुर्तगालियों ने कि भारत में पतन करने का कारण क्या हुआ। आप लोग खुद समझिएगा। देखो दोस्तों, पुर्तगालियों के पतन करने का कारण, प्रारंभिक कारण क्या था, तो इसको समझिएगा। अगर मैं पहला लिखूं इनका कि पुर्तगालियों के पतन का पहला कारण क्या था, तो दोस्तों आपको शायद मैंने बताया था कि दोस्तों ईसाईकरण की नीति भारत में किसने लागू किया था? तो दोस्तों इसको लागू किया था अल्बुकर्क ने, ईसाईकरण की नीति। दोस्तों अल्बुकर्क ने भारतीय स्त्रियों से शादी करने के लिए पुर्तगालियों को जब प्रोत्साहित किया, तो आपको समझ में आया होगा कि इस ईसाईकरण की नीति से सिर्फ वही संतुष्ट होते होंगे जिसके घर में शादी होती होगी, और वो भी जबरन किसी गरीब महिला को पकड़ लेते थे, धन देने की लालच में शादी कर लेते थे। लेकिन दोस्तों उसके आसपास तो विरोध होगा ही होगा। आप खुद सोचिए, आज के समय में अगर कोई बालक इंटरकास्ट मैरिज करता है तो उसे किस दृष्टिकोण से लोग देखते हैं? दोस्तों एलिट क्लास की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक लोअर मिडिल क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। अगर उस क्लास में अगर कोई बालक या बालिका अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज करती है तो आज समाज में किस प्रकार से उसके प्रति उत्पीड़न को झेलना पड़ता है, आपको खुद समझ में आएगा कि पंजाब में खाप पंचायतों द्वारा ऐसा ऐसा निर्णय लिया गया जिसने दिल दहलाने वाली घटना सामने लेके आया है। तो सोचिए, आज इस आधुनिक युग में भी इंटरकास्ट मैरिज, और आज भी हम कास्टिज्म जैसी सिस्टम से प्रभावित हो रहे हैं और कोऑर्डिनेट हो रहे हैं। यह बहुत खेद का विषय है कि इंटरकास्ट मैरिज आज भी भारत में उतनी तरीके से खुल के नहीं आती है। लेकिन आज आधुनिक युग हो चुका है, लोग धीरे धीरे अपनी स्टीरियोटाइप थिंकिंग को चेंज कर रहे हैं, रूढ़िवादी विचारों का खंडन भी किया जा रहा है। खुद सोचिए दोस्तों, 1875-1893 में विवेकानंद थियोसॉफिकल सोसाइटी, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण परमहंस के माध्यम से किस प्रकार से भारत में इस प्रकार के रूढ़िवादिता को समाप्त करने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन अभी भी वह 1875 हो गया, 1975 भी बीत चुका और 21वीं सेंचुरी में हम लोग आज जी रहे हैं।
लेकिन फिर भी इंटरकास्ट मैरिज उतना अभी भी परिलक्षित नहीं होती है उतना, वो भी लोअर मिडिल क्लास में। एलिट क्लास की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। ईसाईकरण की नीति ने भारतीयों में इन लोगों का क्या मतलब था, ईसाई बन जाओ। ईसाई कैसे बनाते थे? शादी ब्याह के माध्यम से, कुछ लोक लुभावन वादों करने के माध्यम से। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लोक लुभावन वादा इनकी खुशी का प्रतीक है। और एक बात याद रखिएगा आप लोग, जब इंसान दुखी होता है तो अपने दिल की बात एक दूसरे से जरूर कह देता है, और जब इंसान खुश होता है तो लोगों से अच्छे अच्छे कमिटमेंट और प्रॉमिस और वादा कर लेता है। मैं आपसे सच बताऊं दोस्तों, गम में दिल की बात और खुशी में किसी से वादा मत करना, क्योंकि वो पूरा होता ही नहीं है। दोस्तों ये इतने खुश हो चुके थे कि अपने क्रिश्चियनिटी को इतना बढ़ावा देने लगे कि यार शादी ब्याह सक्षम होने लगे। लेकिन दोस्तों इस ईसाईकरण की नीति ने किसको असंतुष्ट किया? अनेक भारतीयों को असंतुष्ट किया। भारतीय इससे क्या हो गए? असंतुष्ट हो गए। इसलिए यह किसको असंतुष्ट करेगा? भारतीयों को असंतुष्ट करेगा, क्योंकि आप ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हो। आप मेरे हिंदू धर्म, आप मेरे मुस्लिम धर्म, आप मेरे पारसी धर्म, आप मेरे सिख धर्म का विरोध करने के लिए यहाँ पे आए हो। इसलिए दोस्तों आपको याद रखना होगा क्रिश्चियनिटी को किस प्रकार से इनकी क्रिश्चियनिटी ने भारतीयों को असंतुष्ट किया। और इतना ही नहीं दोस्तों, इनकी किसी भी तरह से युद्ध की संभावना में भारतीय इनके साथ खड़े भी नहीं रहते थे, इसलिए इनके युद्ध में हार का कारण हुआ। बात समझ में आई? अब दोस्तों देखो आपको समझ में आया था कि सर इसके बाद ही भारत में डचों का आगमन हुआ था। तो आपको मैंने बताया था कि दोस्तों डचों ने इसे क्या किया? पराजित किया। तो डचों ने पराजित किया और इनकी ईसाईकरण की नीति ने क्या किया? असंतुष्ट किया। दोस्तों सिर्फ इतना ही ने नहीं किया, इन लोगों ने बंगाल के आसपास जो हुगली का बेल्ट है, इस हुगली के तट पर इन लोगों ने, मैंने आपसे बताया था मेरे दोस्तों, आपको समझना होगा, समुद्री जलमार्गों पर ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत इन लोगों ने क्या किया था? कब्जा स्थापित कर लिया था पूरी तरह से। इसी कब्जे को करने के क्रम में इन लोगों ने जितने जलमार्ग थे, उस जलमार्ग से अगर कोई भी नई जहाज बन के आती थी उनको लूटपाट करते थे। इसलिए उस समय शाहजहां का शासन चल रहा था। शाहजहां ने इनको हुगली के तट से भगा भी दिया था। तो इनको क्या होगा? इनके हार का कारण क्या होगा? आप लिख सकते हैं दोस्तों, सर ब्लू वाटर पॉलिसी भी इनके हार का कारण थी। ब्लू वाटर पॉलिसी भी इनके हार का क्या थी? कारण थी। नीले पानी की नीति, क्योंकि ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत इन लोगों ने क्या किया दोस्तों? हुगली में लूटपाट किया। और जब हुगली में इन लोगों ने लूटपाट किया, तो जब हुगली में लूटपाट किया तो यहाँ से किसने इसको भगाया था? तो दोस्तों शाहजहां द्वारा क्या किया गया था? शाहजहां ने भगाया था। आपको यह बात स्पष्टता के साथ बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि इनकी सर ब्लू वाटर पॉलिसी ने भारत में किस प्रकार से इनको जाने के लिए हतोत्साहित किया। और दोस्तों अंततः मैं आपसे रियलिटी बताऊं कि डचों ने जब इनको पराजित किया और इनकी क्रिश्चियनिटी की पॉलिसी, ईसाईकरण की नीति ने भारतीयों में इतने गहरे लेवल तक असंतोष, इन लोगों ने सोचा कि शादी करेंगे, दामाद बन जाएंगे, रिस्पेक्ट होगा, साम्राज्य का विस्तार होगा और हम पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लेंगे व्यापार वाणिज्य के लिए। और एक दोस्तों मैंने बताया था, आपको याद होगा, कॉर्टेज आर्मिडा सिस्टम। कॉर्टेज, आपको शायद याद होगा, मैंने बताया था किस प्रकार से लाइसेंस और परमिट जारी किया करते थे। तो कॉर्टेज आर्मिडा काफिला सिस्टम भी इन लोगों को क्या करता था? असंतुष्ट कर दिया इन लोगों की इस पॉलिसी ने।
दोस्तों कार्टेज आर्मेडा सिस्टम में मैंने आपको समझाया था कि इस प्रकार की व्यवस्था में पुर्तगालियों ने एक ऐसा रूल लागू किया कि भारत से व्यापार करने के लिए अन्य यूरोपीय कंपनियों को पुर्तगाल से एक विशेष प्रकार का लाइसेंस लेना होगा और पुर्तगाली उसी समय समय पर क्या करेंगे, निगरानी करते रहेंगे। अगर वह विदाउट लाइसेंस आया तो उसको क्या कर लेंगे, लूट लेते थे। इसीलिए शाहजहां ने इसको भगा दिया। तो दोस्तों लाइट भी कट चुकी और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा टॉपिक भी अच्छे से समझ में आया होगा। एक इसका लास्ट पॉइंट जाते जाते मैं आपको बता दूं, जो बिहार पीसीएस में प्रश्न पूछा है। देखो दोस्तों याद रखिएगा, थॉमस वेस्ट जो मैं लिख रहा हूँ, बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। थॉमस वेस्ट ने इसे स्वाली में पराजित किया था। स्वाली, याद रखिएगा, स्वाली में पुर्तगालियों को पराजित किया था। तो इस बात को याद रखिएगा। अगर जो भी मेरा भाई पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहा होगा, यह कौन था, एक अंग्रेज अधिकारी था, अंग्रेज था। इसने क्या किया, पुर्तगालियों को पराजित किया था। तो आपको बहुत अच्छे से दोस्तों समझ में आ चुका होगा टॉपिक कि सर पुर्तगाली इतने आसान तरीके से कैसे समझ में आ जाएगा, लेकिन आ ही जाएगा। दोस्तों कब पराजित किया था, तो डेट भी आप लोग याद रखिएगा। सर 1613 ईस्वी में थॉमस वेस्ट ने पुर्तगालियों को पराजित किया था, स्वाली में पराजित किया था। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये पूरे कॉन्टेक्स्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे कि पुर्तगालियों के पतन का कारण क्या था। पुर्तगालियों ने ईसाईकरण की नीति हद तक लागू किया, ब्लू वाटर पॉलिसी थी, हुगली के तट को लूटना था, और इसके साथ साथ दोस्तों डचों ने भी पराजित किया, और इसके साथ साथ थॉमस वेस्ट ने स्वाली की जगह पर अंग्रेज़ों द्वारा पुर्तगालियों को पराजित किया गया। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिए, बुरा लगे तो डिसलाइक करिए। दोस्तों धन्यवाद एंड थैंक यू, एंड सबको ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट।